अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 13 हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया। अभी तक एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, गोइंग कंसर्न। तो आइए चलें आज देखते हैं इसमें और क्या क्या टॉपिक हैं ताकि हम चैप्टर को आगे लेके चल सकें। अब हमने रखा था ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनल मैटर्स। मीन चैप्टर 12 जो था हमारा वो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड था, तो वही ऑडिट रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट और आगे कुछ फाइनल मैटर्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। कितने मैटर्स हैं? कुछ 3 मैटर्स हैं। एक गोइंग कंसर्न जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड ऑडिटर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। हाँ, अगर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो उससे रिलेटेड ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, गोइंग कंसर्न का ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, जहाँ से हमने कोई एक नया पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पढ़ा। कब आएगा ये पैराग्राफ? जब कंपनी में कैश फ्लो इशू है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर है और वो डिस्क्लोजर बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, तो फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ उस डिस्क्लोजर को हम हाईलाइट करेंगे। कैसे? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ के थ्रू। हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनी है तो ये चीज हम हाईलाइट करेंगे इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। यहाँ पे मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ नहीं आएगा। मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ कब आएगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो का डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है। हाँ, अगर कैश फ्लो का डिस्क्लोजर चाहिए था, नहीं दिया गया, तो फिर रिपोर्ट क्वालिफाई करेंगे। ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए थी, नहीं बनाई गई, तो सूरत में एडवर्स रिपोर्ट देंगे। क्या ख्याल है? और एडवर्स रिपोर्ट में कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ नहीं है, क्वालिफाइड रिपोर्ट में कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ नहीं है। ऑलवेज मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ किसके साथ आएगा? अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ। जैसे इम्फेसिस ऑफ मैटर ऑलवेज अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ आएगा, तो अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ भी ऑलवेज अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ आएगा। फिर हमने कुछ गोइंग कंसर्न इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या हैं, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स क्या हैं, कुछ अदर इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए। गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हमें मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन क्या करनी है वो भी हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया। सो आज मूव होते हैं इस चैप्टर में। हमारा जो सेकेंड एरिया है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जिसको मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का नाम भी दिया जाता है। मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, पढ़ते हैं। हमने कहीं पे चैप्टर 4 में शायद पढ़ा, चैप्टर 4 में नहीं 5 में पढ़ा हमने ऑडिट एविडेंस। चैप्टर 5 ऑडिट एविडेंस हमने पढ़ा कि ISA 500 कहता है ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बिफोर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। मीन हमें अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले क्या करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। सफिशिएंट का मतलब क्या था? ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए। वेल एप्रोप्रिएट का मतलब क्या था? कि ऑडिट एविडेंस क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा ऑलरेडी। सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी में होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या है? 50, 10, 15 नहीं डिफाइन। क्वांटिटी का मतलब क्या है? कि आपको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू द ऑडिट मेंटेन करना है और मोर एंड मोर ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश में लगे रहना है। लेकिन समटाइम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड हमें सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, मीन क्वांटिटी नहीं मिलती। लेकिन हमने तो एविडेंस के बेस पर ओपिनियन देनी है, तो फिर हम क्या करते हैं? ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट से एक एविडेंस रिक्वायर करते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कि भाई इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि वाकई ये फिगर इतनी बनती है, या इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि वाकई ये मैटर ऐसे है और इसका जो आपने अकाउंटिंग की है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ, वो जो मैनेजमेंट ने हमें एक पेज पे साइन करके लेटर दे दिया, रिटर्न प्रेजेंटेशन दे दी, जिससे क्या हुआ? हमारी ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई। सो ड्यूरिंग ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते, तो ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट से एक एक्स्ट्रा एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर करते हैं कि इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि मैटर बिल्कुल ऐसे ही है। और उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को हम एज ए एविडेंस अपने पास रख लेते हैं। किस लिए? ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए।
लेकिन वो कहता है कि ऑन इट्स ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, हमें ऑलवेज साथ corroborative एविडेंस जो है वो भी ऑब्टेन करने चाहिए। कौन से एविडेंस? corroborative एविडेंस। corroborative का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सपोर्टिंग एविडेंस। एक्स्ट्रा सपोर्टिंग का मतलब क्या है कि हमें उस अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके भी एविडेंस लेने चाहिए। और जब अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके हमने जो एविडेंस लिए corroborative एविडेंस वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हमने क्या किया? मैडम से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर की। इसलिए ऑन इट्स ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, हमें साथ corroborative एविडेंस लेने हैं। क्यों सफिशिएंट नहीं है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? क्यों? मैडम ने एक फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है, तो पेज पे साइन भी आपको करके दे सकते हैं, भाई ये ऐसे है, कोई मसला तो नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं, साथ corroborative एविडेंस भी लेने हैं। हाँ, अगर सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, corroborative एविडेंस हमें नहीं मिले, अगर सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, हमें corroborative एविडेंस नहीं मिले, तो ये चीज क्या है? स्कोप लिमिटेशन। तो हम क्या कर देंगे? रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। सिर्फ रिटर्न प्रेजेंटेशन मैडम ने दी, हमें सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं मिले। क्यों? प्रोसीजर हम परफॉर्म ही नहीं कर सके। सपोर्टिंग एविडेंस कहां से मिलने हैं? जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करके लेने हैं। हाँ, अगर सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस मीन corroborative एविडेंस है, मैडम ने रिटर्न प्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया, तो सूरत में भी स्कोप लिमिटेशन की सूरत में रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। क्यों? ये सफिशिएंट होते तो हम ओपिनियन ना दे पाते। जब ये सफिशिएंट नहीं है तो हम मैडम से रिटर्न प्रेजेंटेशन ले रहे हैं ना, तो इसलिए मैडम ने रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया, फिर भी स्कोप लिमिटेशन। सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, सपोर्टिंग एविडेंस हमें नहीं मिले, तो फिर भी स्कोप लिमिटेशन। क्लियर होती है बात? अब वो कहते हैं कि अगर हमें दोनों मिल गए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई, साथ हमें corroborative अपने प्रोसीजर के थ्रू सपोर्टिंग एविडेंस भी मिल गए, तो हमने क्या करना है? दोनों को मैच करना है। अगर तो सेम है तो यस, हमें सफिशिएंट एविडेंस मिल गए जिसकी बेस पर हम कोई ओपिनियन देने के काबिल हैं। लेकिन अगर दोनों मिल गए और दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, मैडम कुछ और कह रही है, हमारे सपोर्टिंग एविडेंस कुछ और कह रहे हैं, तो कौन ठीक है कौन गलत है हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ना तो ये सफिशिएंट है ऑन इट्स ऑन, ना ये सफिशिएंट है ऑन इट्स ऑन, तो सूरत में भी क्या? स्कोप लिमिटेशन की सूरत में रिपोर्ट की क्वालिफिकेशन कंसीडर करेंगे। सॉरी, रिपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट हमने देखा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन इट्स ऑन सफिशिएंट नहीं है, हमें ऑलवेज साथ corroborative एविडेंस लेने हैं। हाँ, अगर सिर्फ रिटर्न प्रेजेंटेशन है, corroborative एविडेंस नहीं है, फिर भी स्कोप लिमिटेशन। सपोर्टिंग एविडेंस है, मैडम ने रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया, नहीं मिली, फिर भी स्कोप लिमिटेशन। दोनों हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो फिर भी स्कोप लिमिटेशन। कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सही है कौन गलत है। क्यों? ये सफिशिएंट होते तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, और ये ऑन इट्स ऑन सफिशिएंट है ही नहीं। तो दोनों जब कॉन्ट्राडिक्टिंग है उस सूरत में भी स्कोप लिमिटेशन। हाँ, दोनों मिल गए, दोनों सेम है, तो फिर हमें सफिशिएंट एविडेंस मिल गया जिसकी बेस पर हम देखेंगे ओपिनियन क्या देनी चाहिए। सो ड्यूरिंग ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? मैनर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर करते हैं, लेकिन ऑन इट्स ऑन ये सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या करना है? साथ corroborative एविडेंस भी ऑब्टेन करने हैं। अब क्या हर अकाउंट बैलेंस से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं? कहते हैं नहीं, हर अकाउंट बैलेंस एडिट हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। हर अकाउंट बैलेंस एडिट हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। कुछ दो तरह के मैटर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनसे रिलेटेड हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होती है। एक मैटर्स नोन ओनली टू मैनेजमेंट, मीन कुछ मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसे होते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट के ही नॉलेज में है, हमारे नॉलेज में आए नहीं तो हम उनसे रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। क्या वो मैटर हो सकते हैं? सपोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है तो मैनेजमेंट से हम कहते हैं भाई पेज पर लिख के साइन कर दो कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑडिटर के नॉलेज में दे दी है। फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन हुई है तो हमें तो नहीं पता चला, अगर रिकॉर्ड में लिखी नहीं गई, तो इसलिए हम क्या करते हैं एंड ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि पेज पर लिख के साइन कर दो, अगर कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन थी तो आपने ऑडिटर के नॉलेज में दे दिया। ये क्या है? मैटर्स नॉन ओनली टू मैनेजमेंट। या मैटर्स नॉन ओनली टू मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं? कोई सबसीक्वेंट इवेंट हो सकते हैं, आई मीन पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट हो सकते हैं। हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेनली चेक करना होती है ईयर एंड तक, लेकिन कोई हो सकता है पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट हो जिसमें कोई एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होना था और हमें अगर पता ही नहीं चला
तो उनसे रिलेटेड भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि अगर कोई पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवन था तो आपने एडजस्ट कर दिया, नॉन एडजस्टिंग था तो डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, मैटर्स नोन ओनली टू मैनेजमेंट लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन है, या फिर पोस्ट ईयर एंड एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है। तो उनसे रिलेटेड हमें क्या करना होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होती है, या हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना होती है मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टीमेट इन मेजरमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ अकाउंट बैलेंस ऐसे होते हैं जिनकी फिगर जजमेंट एस्टीमेट की बेस पर लिखी जाती है, और वो जजमेंट या एस्टीमेट किसकी होती है, कंपनी की, मैनेजमेंट की। तो हम उनसे रिलेटेड भी एक रिटर्न प्रेजेंटेशन लेते हैं कि भाई इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि आपकी जजमेंट जो है वो एक्यूरेट थी, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है। हम वो मैटर कौन से हैं जिनकी फिगर जजमेंट एस्टीमेट की बेस पर लिखी जाती है, प्रीमियंस। क्या ख्याल है, वारंटी प्रीमियंस कितनी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, किसकी जजमेंट है, कंपनी की, मैनेजमेंट की। अगर तो हमें कोई पास रिकॉर्ड से पता चल सकता है कितने वारंटी क्लेम आए हैं फिर तो ठीक है, सफिशिएंट एविडेंस मिल गए। लेकिन अगर कोई पास रिकॉर्ड ही नहीं है, पहली दफा कंपनी ने वारंटी प्रीमियम रिकॉग्नाइज की है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न प्रेजेंटेशन भी लेना पड़ेगी। क्या ख्याल है, प्रीमियम्स के साथ क्या हो सकता है, कॉन्टिजेंसीज, कि अगर 3 कंडीशन मीट हो तो प्रीमियम रिकॉग्नाइज होनी है, 3 कंडीशन मीट नहीं हो रही, मीन प्रोबेबिलिटी की बजाय पॉसिबिलिटी है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होनी है। अगर तो किसी लॉयर से हमें ऑथेंटिक एविडेंस मिल जाता है फिर तो हमें सफिशिएंट एविडेंस मिल गए, लेकिन अगर लॉयर से एविडेंस नहीं मिला तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट लेंगे, भाई इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि वाकई ही अगर आपने कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की है तो प्रीमियम की तीनों कंडीशन मीट नहीं कर रहा था। इसके अलावा क्या मैटर हो सकता है, इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टीमेट डेप्रिसिएशन। क्या ख्याल है, अमोर्टाइजेशन, कि एक एसेट को कितने सालों पे डेप्रिसिएट या अमोर्टाइज करना है, ये क्या है, एस्टीमेट है, किसकी, कंपनी की, मैनेजमेंट की। मशीनरी है, इसको 10 सालों पे डेप्रिसिएट करना है या 5 सालों पे डेप्रिसिएट करना है, किसकी एस्टीमेट है, मैनेजमेंट की। हाँ, अगर तो हमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है, पास रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि वाकई मशीनरी पिछले 10 सालों में इतने 10 साल चली थी, या इंडस्ट्री एवरेज से भी पता चल जाता है इंडस्ट्री में भी यही जो है वो ईयर चूज किए जा रहे हैं, इसी एस्टीमेट के थ्रू डेप्रिसिएशन हो रही है, फिर तो सफिशिएंट एविडेंस मिल गए। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिलती, इंडस्ट्री एवरेज हमें नहीं मिलती, या पास रिकॉर्ड से कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो फिर मैनेजमेंट से एक रिटर्न प्रेजेंटेशन लेंगे कि इस पेज पर लिख के साइन कर दो कि ये एसेट वाकई ही 10 साल चलता है और आपकी एस्टीमेट बिल्कुल एक्यूरेट है। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है दो तरह के मैटर्स रिलेटेड, एक मैटर्स नोन ओनली टू मैनेजमेंट और दूसरा मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टीमेट इन देयर मेजरमेंट। मैटर इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टीमेट इन देयर मेजरमेंट क्या है, लाइक प्रोविजंस हैं, लाइक वारंटी प्रोविजंस हैं, कॉन्टिजेंसीज हैं, या फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की एस्टिमेशन है किसकी, यूजफुल लाइफ की। अब कहता है मैटर नोन ओनली टू मैनेजमेंट क्या है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं जो हमें थोड़ी सी कवर करनी है। कहीं पे हम ऑलरेडी ये चीजें पास में कवर भी कर चुके हैं। मैटर्स नोन ओनली टू मैनेजमेंट क्या है कि हमें हर ऑडिट के एंड पे एक रिटर्न प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना होती है रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या हम कहते हैं मैनेजमेंट को कि भाई इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आपने सारी की सारी फुलफिल कर दी हैं। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को एक्सेस टू रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करना, पर्सोनल प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम हर ऑडिट के एंड पे और रिपोर्ट साइन करने से पहले ये एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेते हैं कि आप इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आपने फुलफिल कर दी हैं। इसके अलावा हम हर ऑडिट के एंड पे एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेते हैं रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थी तो वो ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी गई हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज भी कर दी गई हैं।
कौन कहता है एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ISA 550 रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, वो कहता है कि आपने हर ऑडिट के एंड पे ये एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑब्टेन करनी है। हर ऑडिट के एंड पे हमने एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी है रिगार्डिंग सबसीक्वेंट इवेंट भी। किस पेज पे लिख के साइन कर दो कि अगर कोई पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट था तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट कर दिया, और अगर कोई पोस्ट बैलेंस शीट नॉन एडजस्टिंग इवेंट था तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया। कौन कहता है एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ISA 560, ये कहता है कि आपने हर ऑडिट के एंड पे ये भी एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट लेनी है कि पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट्स हैज बीन एडजस्टेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and non-adjusting has been disclosed to the financial statement। इसके अलावा हमने हर ऑडिट के एंड पे एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी है रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। किस पेज पे लिख के साइन कर दो कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन थी तो ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी गई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट भी कर दी गई है। कौन कहता है एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ISA 250, ये कहता है कि हमें हर ऑडिट के एंड पे ये भी एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना ही करना है। एक और हमने कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट लेनी है रिगार्डिंग फ्रॉड। किस पेज पे लिख के साइन कर दो कि अगर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो ऑडिटर के नॉलेज में दे दिया गया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्ट भी कर दिया गया। कौन कहता है इससे रिलेटेड भी एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ISA 240 कि आपने हर ऑडिट के एंड पे ये भी एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट लेनी है। किस पेज पे लिख के साइन कर दो कि हमने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या कोई आइडेंटिफाइड फ्रॉड या impact of fraud on financial statement has been disclosed to the auditor and corrected in the financial statement। एक और हमने कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट लेनी है हर ऑडिट के एंड पे, और वो क्या लेनी है कि अनएडजस्टेड या अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स और नॉट मटीरियल। किस पेज पे लिख के साइन कर दो कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट अनकोरेक्टेड अनएडजस्टेड है, मीन अगर करेक्ट नहीं की गई तो वो मटीरियल नहीं इमटीरियल है। कौन कहता है एक ISA 450 है जो कहता है कि हमें हर ऑडिट के एंड पे ये भी एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट लेनी है। एक और हमने रिटर्न प्रेजेंटेशन कंपलसरी मैनेजमेंट से हर ऑडिट के एंड पे लेनी है, और वो क्या लेनी है दैट estimates are reasonable। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई फिगर जो है वो एस्टिमेट की बेस पर लिखी गई है तो एस्टिमेट क्या है रीजनेबल है। कौन कहता है ISA 540 कहता है कि आपने हर ऑडिट के एंड पे ये भी एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑब्टेन करनी है। एक और हमने जो है वो रिटर्न प्रेजेंटेशन कंपलसरी मैनेजमेंट से लेनी है, और वो किस चीज से रिलेटेड लेनी है लिटिगेशन से रिलेटेड लेनी है कि अगर कोई लिटिगेशन जो है वो कंपनी के अगेंस्ट है तो हमने ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनकी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट भी कर दी हैं। ये सारे क्या हैं मैटर्स नोन ओनली टू मैनेजमेंट, मीन जिनका ऑडिटर को शायद रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन से पता नहीं चलता। इसलिए हर ऑडिट के एंड पे हमने कंपलसरी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट से लेनी है। किस चीज से रिलेटेड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, subsequent event में adjusting has been adjusted to financial statement, not adjusting has been disclosed to the financial statement, non-compliance with law regulation has been disclosed to the auditor and reflected in the financial statement, any fraud occurred in the company या risk of material misstatement due to fraud has been disclosed to the auditor and adjusted in the financial statement, corrected in the financial statement. Uncorrected misstatements are immaterial. Judgment estimates are reasonable, and any litigations या all litigation has been disclosed to the auditor and reflected in the financial statement.
मीन हर ऑडिट के एंड पे हमने ये कुछ 6-7 रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना ही लेना है, तो इनको एक अच्छा सा रटा लगा लेना। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी टेस्ट कर सकते हैं कि इन एवरी ऑडिट व्हाट रिटर्न प्रेजेंटेशन ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। सो क्या बात हमने की कि ड्यूरिंग ऑडिट हमें कुछ एरियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते। तो ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से एक एक्स्ट्रा एविडेंस मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर करते हैं। लेकिन ऑन इट्स ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, हमें ऑलवेज साथ कोरॉबरेटिव मींस सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग कौन से जो हम अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑब्टेन करते हैं वो भी लेने चाहिए। मीन कुछ तो हम भी वेरिफिकेशन करेंगे ना। हाँ, जो हमने वेरिफिकेशन की जब वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम रिटर्न प्रेजेंटेशन रिक्वायर करने की तरफ आए। हाँ, अगर सपोर्टिंग एविडेंस है ही नहीं तो रिटर्न प्रेजेंटेशन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, उस सूरत में क्या है, स्कोप लिमिटेशन। सपोर्टिंग एविडेंस है, रिटर्न प्रेजेंटेशन नहीं मिली, तो सपोर्टिंग जब सफिशिएंट नहीं है तो हम रिटर्न प्रेजेंटेशन लेने गए हैं, और जब वो नहीं मिली तो ये भी क्या है, स्कोप लिमिटेशन। दोनों मिल गए तो देखना है दोनों सेम है तो ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो फिर भी स्कोप लिमिटेशन। तो क्या हर अकाउंट बैलेंस शीट रिटर्न प्रेजेंटेशन लेनी है? नहीं, दो तरह के मैटर हैं जिनसे हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिक्वायर करना होती है। एक मैटर्स नोन ओनली टू मैनेजमेंट, और वो क्या है, ये 6-7 मैटर हैं जिनसे ISA 580 कहता है, इवन डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर करना ही करना है। रिलेटेड पार्टी का जो चैप्टर 10 था उसमें हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में सब्सिक्वेंट इवेंट, उसमें ये भी कवर करेंगे। फ्रॉड स्टेटमेंट भी हमने कवर किया हुआ है कि हमें ये लेनी है, और बाकी भी कुछ स्टैंडर्ड कहते हैं कि हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना ही लेना है हर ऑडिट के एंड पे बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। क्या ख्याल? दूसरा, हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन लेनी है किससे रिलेटेड, मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टीमेट इन मेजरमेंट। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एरियाज जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर जजमेंट एस्टीमेट पे लिखी जा रही है, और वो जजमेंट एस्टीमेट किसकी है, कंपनी की, मैनेजमेंट की। तो उससे रिलेटेड भी हम एक रिटर्न प्रेजेंटेशन लेते हैं अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले तो। इनफैक्ट लेते ही हैं ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी। कौन से मैटर्स हैं जिसमें फिगर जजमेंट एस्टीमेट बेसिस पे लिखी जाती है, लिटिगेशन की प्रोविजन है, या कोई वारंटी प्रोविजन है, कोई कॉन्टीजेंसी है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हमने रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना है, और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन रिक्वायर करना होती है मैनेजमेंट से, अगर यूजफुल लाइफ से रिलेटेड हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते तो। हाँ, अगर सफिशिएंट एविडेंस मिल गई यूजफुल लाइफ से रिलेटेड तो फिर रिटर्न प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? सो रिटर्न प्रेजेंटेशन क्या है, किन मैटर से रिलेटेड लेनी है, और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हमने इनका इम्पैक्ट भी पढ़ लिया। स्कोप लिमिटेशन सिर्फ है, कोऑपरेटिव नहीं है, फिर भी स्कोप लिमिटेशन की सूरत में रिपोर्ट क्वालिफाई। कोऑपरेटिव है, रिटर्न प्रेजेंटेशन नहीं मिली, फिर भी स्कोप लिमिटेशन की सूरत में रिपोर्ट क्वालिफाई, और दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है तो फिर भी स्कोप लिमिटेशन की सूरत में रिपोर्ट क्वालिफाई। क्या ख्याल है? अब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन किसको दे रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन किसको दे रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रही है एज एविडेंस। कौन दे रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिटर को। तो कैसे देगी, कंपनी अपने लेटर हेड पे ये देगी टू ऑडिटर लिख के, साथ डेट लिखेगी, और ये जो डेट है ये ऑडिट रिपोर्ट के साइन होने से पहले वाली डेट होनी चाहिए। कहीं पे हमने एक क्वेश्चन किया था चैप्टर 12 में, ऑडिटर छुट्टियों पे जा रहा था और कह रहा था रिटर्न प्रेजेंटेशन रहती है, मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया है कि आपको ऑरल दे देते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो नहीं एक्सेप्टेबल भाई, ऑडिट रिपोर्ट आप साइन नहीं कर सकते जब तक सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल जाते। और रिटर्न प्रेजेंटेशन क्यों है? ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सो कौन दे रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रही है, तो कंपनी की मैनेजमेंट अपने लेटर हेड पे लिख के ऑडिटर को देगी रिटर्न प्रेजेंटेशन। कैसे लेटर हेड होगा, टू ऑडिटर होगा, डेट होगी, और नीचे रिटर्न प्रेजेंटेशन जिस मैटर से दे रही है वो मैटर डिस्क्राइब करेगी मैनेजमेंट। सो है ये एविडेंस मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसकी वर्डिंग ऑडिटर लिखता है। इसकी वर्डिंग कौन लिखता है? ऑडिटर लिखता है कि भाई ये रिटर्न प्रेजेंटेशन तूने मुझे देनी है, चल साइन कर। तो मैनेजमेंट साइन करने से इनकार भी कर सकती है।
क्या ख्याल है? मैनेजमेंट रिफ्यूज कर सकती है, डिनाई कर सकती है रिप्रेजेंटेशन साइन करने से, तो उस सूरत में हमें क्या करना है? तो उस सूरत में हमें क्या करना है कि अगर मैनेजमेंट डिनाई करती है रिप्रेजेंटेशन देने से, तो हमें क्या करना है? एग्री करना है मैनेजमेंट को, एग्री मैनेजमेंट थ्रू अल्टरनेटिव वर्डिंग। अल्टरनेटिव वर्डिंग की हो सकता है वो वर्डिंग उन्हें जो है वो पसंद नहीं आई, तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट को एग्री करेंगे अल्टरनेटिव वर्डिंग के थ्रू, मीन वर्डिंग चेंज करके। हाँ, अगर वो फिर भी नहीं दे रहे तो फिर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर विद मैनेजमेंट। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर विद मैनेजमेंट के भाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिटन प्रेजेंटेशन, तो इसलिए प्लीज आप प्रोवाइड करें, क्यों अगर ये नहीं मिली तो हमें एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो हम ओपिनियन देने के काबिल नहीं रहेंगे, तो इसलिए प्लीज प्रोवाइड करें आप। हाँ, अगर मैनेजमेंट फिर भी नहीं मान रही तो फिर क्या करना है? हमने रेफरेंस देना है किस चीज का? लेटर ऑफ एंगेजमेंट का। हमारा एक अपॉइंटमेंट लेटर था, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा। उसके कंटेंट्स में ये लिखा हुआ है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन विल बी सॉट ड्यूरिंग द ऑडिट, मीन ड्यूरिंग ऑडिट अगर हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी तो मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, तो क्या करेंगे? लेटर ऑफ एंगेजमेंट का रेफरेंस दे के मनाने की कोशिश करेंगे कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कुछ एग्री की थी, टर्म्स कुछ एग्री की थी, तो हम उसके साथ चल रहे हैं, तो आप इसके साथ चलें, अदरवाइज उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है। सो अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दे रही है, क्यों इनकार कर रही है? क्यों उसकी वर्डिंग ऑडिटर लिखता है, लिख के मैनेजमेंट को कहता है ये साइन करो। तो अगर मैनेजमेंट इनकार कर रही है तो क्या करना है? अल्टरनेटिव वर्डिंग के थ्रू एग्री करना है मैनेजमेंट को। नहीं मानते तो फिर हमने क्या करना है? डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर विद मैनेजमेंट की, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शायद मान जाए। नहीं मान रहे तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट का रेफरेंस देते हुए मनाना है। हाँ, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो फिर हमने देखना है कि कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई मसला है जो ये हमें रिटन प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो हमें क्या करना है? कंसीडर करना है क्या? इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट को, कि कहीं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल तो नहीं है, कहीं ये गंदे लोग तो नहीं है, कोई फ्रॉड का इशू तो नहीं है। और जहां पे इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल हो जाए तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? विदड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। हाँ, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? स्कोप लिमिटेशन की सूरत में रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। मीन किस तरफ चले जाएंगे? क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर रिपोर्ट की सूरत में, ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन। सो अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर देती है तो फिर हमने क्या करना है? अल्टरनेटिव वर्डिंग के थ्रू एग्री करना है। इफ दे डू नॉट एग्री, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर विद मैनेजमेंट फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टिल दे डोंट एग्री, try to agree management through reference of letter of engagement terms. If still they don't agree, consider evaluate integrity of management, and if integrity of management is doubtful, withdraw from engagement. या अगर withdrawal possible नहीं है तो फिर consider qualified या disclaimer of a report due to scope limitation. हाँ, अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो फिर हमें रिपोर्ट की तरफ नहीं जाना, फिर हमें क्या करना चाहिए? ऑडिट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है? हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास नोट्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बातें की गई हैं। सो रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ obtaining sufficient appropriate audit evidence, but on their own they do not constitute sufficient evidence. Auditor should always obtain corroborative evidence. दो तरह के मैटर्स ली जाती है, मैटर्स नोन ओनली टू मैनेजमेंट एंड मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंट एस्टिमेट इन देयर ट्रीटमेंट। हाँ, फॉर्म, डेट, कंटेंट ऑफ रिटन प्रेजेंटेशन क्या है कि फॉर्म किसकी तरफ से होती है? मैनेजमेंट की तरफ से भी कौन लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक कंपनी का CEO और CFO की तरफ से।
डेट जो कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले की डेट होनी चाहिए, और कंटेंट जो है नीचे दिया गया लाइक कंपनी का लेटर हेड होगा टू ऑडिटर, डेट, और उसके बाद रिटर्न प्रेजेंटेशन लिख दी गई है लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन लेटर इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद योर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड for the purpose of expressing an opinion on whether financial statements are present fairly in all material respects, are give true and fair view in accordance with IFRS. उसके बाद रिटर्न प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट दे रही है लाइक वी कंफर्म दैट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव हैविंग मेड सच इंक्वायरीज एज वी कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मिंग आवरसेल्फ। मीन यहाँ पे वो बात आएगी जो मैनेजमेंट हमें बताना चाह रही है। एग्जामिनर कह सकते हैं कि आप क्या करें, रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो लिख के दिखाएं, तो आपको लिखना भी आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ये फॉर्मेट हमें लर्न करना है। क्या ख्याल है? अब एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न प्रेजेंटेशन क्या है? मीन जो कंपलसरी हमने लेनी है अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट रिकॉर्ड तक एक्सेस प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस रिलेटेड हमने हर ऑडिट के एंड पे एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है। एक कंपलसरी रिटर्न प्रेजेंटेशन हमें लेनी है रिगार्डिंग एस्टीमेट। क्या एस्टीमेट क्या है? रीजनेबल है। रिलेटेड पार्टी से हमें रिटर्न प्रेजेंटेशन लेनी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप डिस्क्लोज टू द ऑडिटर भी हैं एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर AFRF भी है। सब्सिक्वेंट इवेंट से हमें लेनी है कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट कर दिए गए हैं और नॉट एडजस्टिंग डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर कोई अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं तो वो क्या है? इमटेरियल है। फ्रॉड से हमें रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया ऑडिटर को रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, any suspected fraud identified and alleged fraud communicated by others, or non-compliance with law regulation has been disclosed to the auditor and in the financial statement। और जितनी भी लिटिगेशंस थी वो ऑडिटर को भी डिस्क्लोज कर दी गई हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी अकॉर्डिंग टू AFRF डिस्क्लोज कर दी गई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई कंपल्सरी रिटर्न प्रेजेंटेशन या एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न प्रेजेंटेशन जो हमने हर ऑडिट के एंड पे मस्ट मैनेजमेंट से रिक्वायर करना ही करना होते हैं। कहते हैं ऑडिटर में आल्सो obtain additional representation if they he consider for example representation about management intention about future course of action, like कोई एस्टीमेट या जजमेंट बेस पे फिगर लिखी जा रही तो सेट भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी 7-8 हर ऑडिट में लेना ही लेना है। कहते हैं ड्यूरिंग ऑडिट मैनेजमेंट विल मेक रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर, सम ऑफ दीज विल बी अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड का मतलब क्या है? जो हम रिक्वायर कर रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं। क्या ख्याल है? और सच रिप्रेजेंटेशन आर लाइकली टू बी नीडेड टू सपोर्ट ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट इंटेंशन या रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ स्पेसिफिक आइटम। मीन ऑडिट एविडेंस की कंप्लीटनेस के लिए, सफिशिएंसी के लिए हम ऑब्टेन करते हैं। अब वो कहता है कि अगर मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन हमें दी और उससे रिलेटेड हमें डाउट है कि शायद ये रिलायबल नहीं है, ये मैनेजमेंट जो हमें लिख के दिया है शायद ये गलत है, क्या ख्याल है? क्यों अल्टरनेटिव वर्डिंग पे वो आए? तो सूरत में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ऑडिटर को डिस्कस करना है मैनेजमेंट से मैटर के वो रिजॉल्व करे डाउट्स हमारे। ऑडिटर को रिवाइज करनी है अपनी रिस्क असेसमेंट और ऑडिट प्रोसीजर्स भी। ऑडिटर को कंसीडर करना है इफेक्ट ऑफ दिस ऑन अदर रिप्रेजेंटेशन। मीन अदर रिप्रेजेंटेशन जो हमने ली हैं कहीं वो भी ठीक है या नहीं, तो वो भी हमने देखना है। ऑडिटर को रीवैल्यूएट करना है क्या? कंपिटेंस इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। और अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल नजर आए तो फिर हमें क्या करना है? विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। क्यों? ये रिटर्न प्रेजेंटेशन जो हमने रिक्वायर की है वही रिलायबल नहीं है, तो पता नहीं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिनके ऊपर हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, एविडेंस लिए हैं, पता नहीं वो भी रिलायबल हैं या नहीं है। ये 5 पॉइंट हमें रटा लगाने हैं कि अगर रिटर्न प्रेजेंटेशन डाउटफुल हो तो क्या करना है? डिस्कस करना है मैनेजमेंट से टू रिजॉल्व दिस इशू, रीअसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रिवाइज करना है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट और ऑडिट अप्रोच को। क्या करना है? हमने अदर रिप्रेजेंटेशन पे भी फैक्ट कंसीडर करना है, इवैल्यूएट करनी है कंपिटेंस इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट ऑन इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट।
अब नीचे आ गया कि अगर रिप्रेजेंटेशन जो आपने मैनेजमेंट से रिक्वायर की, मैनेजमेंट ने देने से इनकार कर दिया, कहा भाग जाओ भाई नहीं देते हम, तो फिर क्या करना है? अल्टरनेटिव वर्डिंग। नहीं मानते तो मैनेजमेंट से जो है वो आपने डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंस। नहीं देते तो फिर स्कोप लिमिटेशन के में रिपोर्ट क्वालिफिकेशन कंसीडर करनी है। इफेक्ट ऑन अदर रिप्रेजेंटेशन भी रिक्वायर करना है। इंटेग्रिटी वैल्यूएट करनी है, और अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल हो तो फिर तो हमें रिपोर्ट की तरफ नहीं, फिर हमें किस तरफ जाना चाहिए? विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। सो क्लियर होता है? रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक मेनली हमें ये एरिया लर्न करना है। एलिमेंट्स इसके क्या हैं, ये हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है वो हमें लर्न करना है। और हमें क्या लर्न करना है कि अगर डाउटफुल है रिप्रेजेंटेशन तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से इनकार कर देती है, डिनाई रिफ्यूज कर देती है, तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। 2 एरियाज हमने चैप्टर 13 के कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।